हेलो बच्चों, मैं हूं नवीन और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है ब्रिलियंट बायोलॉजी द ब्रेन स्कूप। बच्चों, हमने अपना पहला वीडियो लेक्चर जो सीरीज़ है उसका अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, सेल चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है उसको स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट और सेल थियरी को कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसके आगे के पार्ट जो है उसको कवर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मेनली द ओवरव्यू ऑफ द सेल एंड द प्रोकैरियोटिक सेल को कवर करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि बीच में स्किप करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। और इस चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ द सेल हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जो एनसीईआरटी में एक टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ द सेल, उसको हम लोग 8.3 उसका जो पॉइंट है चैप्टर नंबर 8 का 8.3 जो है एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, उसको हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या दिया है, दो चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला जो दिया हुआ है द अनियन पील, हम क्या अनियन पील, और दूसरा जो चिक सेल होती है, चिक सेल जो होती है ना, ह्यूमन की जो चिक सेल होती है, जो हम क्या करते हैं स्कूल में, आप जब छोटे होगे 8th या 9th में कराया गया होगा इसको, तो क्या किया होगा कि या तो अनियन के पिल को हम क्या करते हैं, उसको निकाल के उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में देखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं चिक सेल को हम क्या करते हैं कट करते हैं और उसको ले जाकर उसको माइक्रोस्कोप पे स्लाइड बना के हम लोग चेक करते हैं। तो उसी चीज़ का एनसीईआरटी ने एग्जांपल देकर समझाया है कि हमने इस चीज़ को अर्लियर देखा है, किसको, अनियन पील को और ह्यूमन चिक सेल को हमने पहले देखा है। तो क्या होता है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर में ले जाके जब देखते हैं अनियन पील को, और इसको जब माइक्रोस्कोप के अंडर में ले जाकर देखते हैं, तो अनियन पील में जब देखते हैं तो क्या होता है कि हमें क्या दिखता है, हमें सेल वॉल दिखती है। क्या दिखती है, अपर लेयर इसकी जो होती है, जैसे मान लेते हैं अब देखो अनियन पिल हो गई ना, तो ये क्या हो गया, एक तरह के टिपिकल प्लांट सेल हो गया। ये क्या हो गया, टिपिकल प्लांट सेल हो गया। तो जब अनियन पिल है और टिपिकल प्लांट सेल हो गया, तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल तो दिखेगा ही दिखेगा। तो इनको क्या दिखा, जब इसको देखा गया माइक्रोस्कोप में, तो माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इनको क्या दिखा, सेल वॉल दिखा। क्या दिखा, सेल वॉल दिखा, ठीक है। दूसरी बात अगर की जाए ह्यूमन चिक सेल की, तो ह्यूमन चिक सेल को जब देखा गया, तो ह्यूमन चिक सेल को देखा गया तो इसमें क्या दिखा, ह्यूमन चिक सेल में क्या दिखा, सेल वॉल नहीं दिखी, इसमें क्या दिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा। आउटर मेम्ब्रेन इसका क्या दिखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या था, सेल वॉल था, सेल वॉल के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। ये चीज देखा गया। उसके बाद क्या दिखा कि इसके अंदर जब देख, इसके अंदर क्या है, एक डेंस जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो क्या है, कवरिंग है किसकी, जो उसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर एक प्रेजेंट है, जिसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस बोला गया। इन दोनों सेल में प्रेजेंट होगा। क्या होगा, अनियन पिल में भी हमने देखा तो उसमें भी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर में एक कॉम्पैक्ट जो है सेल प्रेजेंट है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि क्या है, मेम्ब्रेनस है, ठीक है, मेम्ब्रेनस है, उसको क्या बोला गया, न्यूक्लियस, ठीक है। क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और क्या चीज़ देखा गया कि जब न्यूक्लियस के अंदर देखा गया, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखा, हमें क्रोमोजोम्स दिखे, क्रोमोजोम दिखा, क्रोमोजोम के अंदर क्या दिखा, हमें क्रोमोजोम के अंदर दिखा जेनेटिक मटेरियल दिखा, जेनेटिक मटेरियल में डीएनए जो हमने देखा, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। क्या देखा हमने, अनियन पील को और ह्यूमन चिक सेल को। इसको क्या किया, एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस किया है कि अनियन सेल को और जो ह्यूमन चिक सेल है, इसमें इन्होंने इन जब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा जाता है तो हमें ये चीज़ें देखने को मिली। इसको हम बचपन में देखते हैं, मतलब कि जब छोटे हम 8th 9th में थे तो इनको क्लास टीचर जो है उनको इस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाते थे, ठीक है। फिर जब इसको फर्दर हुआ तो इसके अंदर स्टडी की गई, तो इसके अंदर न्यूक्लियस पाया गया, इसके अंदर भी न्यूक्लियस पाया गया, इसमें देखा गया न्यूक्लियस के अंदर, तो इसमें क्या क्रोमोजोम्स पाए गए, उसमें क्या पाया गया, जेनेटिक मटेरियल पाया गया, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल पाया गया, डीएनए, ठीक है। और अब
क्या किया गया कि अगर अब देखो इसमें अगर अब क्या हो गया कि सेल के अंदर तो इतनी चीज़ें देख ली गई, चिक सेल और ऑनियन पिल सेल, लेकिन अदर सेल के अंदर जब देखा जा रहा था तो जब देखा गया तो अगर क्या हुआ, सेल के अंदर जब देखा गया तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और न्यूक्लियस अगर क्या है, मेम्ब्रेन कवरिंग है उसके ऊपर, ठीक है, मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं उसको, मेम्ब्रेन बाउंड है। अगर क्या है, न्यूक्लियस जो है क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड है। तो ये क्या हो गया, अगर मेम्ब्रेन बाउंड है तो वो क्या हो गया, यूकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, अगर वो क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। अब यहाँ पे किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस के बेसिस पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। कि अगर वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे। अगर उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। अब प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को समझने की बात है कि प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स कैसे समझोगे कि न्यूक्लियस से क्या मतलब है। देखो दो टर्म आ गया, क्या हो गया, पहला आ गया प्रोकैरियोट्स, ठीक है, प्रोकैरियोट्स, और दूसरा तुम्हारा आ गया यूकैरियोट्स। तो देखो प्रो का मतलब यहां पे क्या हो जा रहा है, प्रो का मतलब हो गया है प्रिमिटिव, और कैरियोट्स का मतलब हो गया, इसका मैं कहां से लिया गया, किस वर्ड से, कैरियन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या होगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी जिनमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। इट्स मीन दैट कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो वो क्या हो गया, प्रोकैरियोट्स हो गए, यानी कि उनका न्यूक्लियस जो क्या हो गया, प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव है या फिर फॉल्स न्यूक्लियस बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। और इनका यूकैरियोट्स का मतलब हो गया, यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स का मतलब हो गया न्यूक्लियस, यानी कि जहां पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जहां ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स बोलेंगे। ये एनसीईआरटी इन चीजों को बताती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलिए अब क्या बताया गया, आगे ये चीज समझाया गया कि जो सेल होता है ना, अब हमने सेल में क्या क्या देख लिया, सेल में हमने प्लांट सेल की कंडीशन थी, तो प्लांट सेल में हमने देखा कि सेल वॉल पाया गया, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमने क्या देखा, हमने न्यूक्लियस देखा। एनिमल सेल था, यानी कि जब हमने ह्यूमन चिक सेल देखा तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। वो हम पहले लेक्चर में बता चुके हैं कि सेल वॉल जो होती है ये यूनिक आइडेंटिटी होती है किसकी, प्लांट सेल की। तो क्या हुआ, ये सेल वॉल हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, न्यूक्लियस हो गया। और उसके बाद बताया गया कि यहां पे क्या हो गया, कुछ फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है ना, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को क्या बोला गया, साइटोप्लाज्म बोला गया। क्या बोला गया, साइटोप्लाज्म बोला गया। क्या होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है और उसको क्या बोला गया, साइटोप्लाज्म बोला गया। और यही जो साइटोप्लाज्म होता है ना, दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। दिस साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना for the cellular activities in the animal cell। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो मेन एरिना होता है किसके लिए, जो केमिकल एक्टिविटीज, सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए मेन एरिना, यानी कि जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके वो मेनली कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। इतना आप जब ये पहला पैराग्राफ पढ़ोगे ना, जो पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो ये चीज़ें ही जो एनसीईआरटी है वो लिखती है, ठीक है।
और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं ना, वो भी कहाँ पे होते हैं, जो हमारे जो सेल के अंदर के जितने भी जो उस सेल को लिविंग रखने के लिए जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शंस जो भी होते हैं, सब कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ जो है ना, एन ओवरव्यू ऑफ सेल में, ये चीज़ एनसीईआरटी ये इतनी चीज़ों को कवर करती है। आप जब इसको पढ़ोगे एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, मेरे इस लेक्चर के बाद एनसीईआरटी को एक बार जब पढ़ोगे तो पूरी चीज़ क्लियर तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे ये बोलता है कि न्यूक्लियस के अलावा कुछ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता ही होता है सेल के अंदर, लेकिन उसके अलावा कुछ अदर भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। उन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर को क्या बोला गया, सेल ऑर्गेनल्स बोले गए। क्या बोला गया उनको, सेल ऑर्गेनल्स बोला गया। वो कौन कौन से ऑर्गेनल्स हो सकते हैं, वो हो सकता है, अगर हम बात करें टू मेम्ब्रेन लेयर की बात करें, टू मेम्ब्रेन बाउंड लेयर की बात करें, तो वहाँ आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ आ जाता है क्लोरोप्लास्ट मेनली कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट में प्रेजेंट होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा वो दोनों में प्रेजेंट होगा। अदर जो आ जाते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सब क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी हो गया, तुम्हारा लाइसोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तुम्हारा माइक्रोबॉडीज हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, वॉक्यूल्स हो गए। ठीक है, वॉक्यूल्स हो गए, उसके बाद तुम्हारा ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा। ये चीज़ ध्यान रखोगे आप, क्या ध्यान रखोगे, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होगा। इतना समझ में आ गया। ये क्या हो गए, तुम्हारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए। अब जो क्या होता है कि जो ये तो यूकैरियोट्स के क्या हो गए, ये देखो ये चीज़ें अभी मैं जो ये बताया, ये तो प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होगा। जो साइटोप्लाज्म मैंने बताया तो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होगा, लेकिन वहाँ न्यूक्लियस होगा वो प्रिमिटिव होगा। लेकिन ये जो मैंने बताया सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, न्यूक्लियस के अलावा कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो सेल ऑर्गेनल्स ओनली यूकैरियोट्स के लिए बस है। प्रोकैरियोट्स में ये सेल ऑर्गेनल्स जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो इसमें प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, वो क्या होते हैं, इकलौता एक जो नॉन मेम्ब्रेनस जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो कौन सा, राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है। केवल राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, प्रोकैरियोट में। ये यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोट में भी इकलौता ये ऐसा तुम्हारा सेल ऑर्गेनल्स है जो कि नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। और ये जो तुम्हारा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स में भी, दोनों में प्रेजेंट होता है। अंतर इसमें भी होता है कि जो राइबोसोम होता है ना, वो राइबोसोम भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। एक होता है 70S और दूसरा होता है 80S। ये जो 70S प्रेजेंट होता है ना, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। लेकिन 80S जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो जो यूकैरियोट सेल्स हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। लेकिन यूकैरियोट सेल में एक और चीज़ है कि यूकैरियोट सेल में 70S राइबोसोम भी पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं, वो कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस कंडीशन में, ओनली प्लांट के कंडीशन में। और एक और ऑर्गेनल्स है जिसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं। तो पहला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पे क्या होता है, उसके सरफेस पे, ये मान लेते हैं कि अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, तो इसके सरफेस पे क्या होगा, इसके सरफेस पे क्या होता है, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और ये कौन सा राइबोसोम होता है, ये कौन सा राइबोसोम होता है, ये 70S राइबोसोम होता है। ये कौन सा राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम होता है। और जो यहाँ पे भी जो ऐसे मेनली जो साइटोप्लाज्म की बात करेंगे तो साइटोप्लाज्म में 80S राइबोसोम पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में देखोगे तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। बट लेकिन
दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोला जाता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट किसमें? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, उसमें केवल माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ये दोनों ऐसे हैं जो जिसमें क्या होता है 70s राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, अब से इस एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब जो होता है उसको बोलते हैं सिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, या फिर इसको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। इसको सिडबर्ग कोफिशिएंट कांस्टेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको सिडबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको दिया था। सेडिमेंटेशन जो होती है ना, अब इनको क्यों इस 80s 70s का मतलब ये है कि जब इनका क्या किया गया, जब इनको सेंट्रीफ्यूगेशन इनका किया गया, तो सेंट्रीफ्यूगेशन करते वक्त क्या हुआ, ये इनकी डिफरेंट डेंसिटी पे क्या कर गए, ये सेटल डाउन कर गए। तो उन डेंसिटी के आधार पे ये 80s एंड 70s रखा गया। ठीक है, ये क्या है? सब यूनिट्स है, राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सब यूनिट्स होती है। राइबोसोम को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम को ऐसे दिखाया जाता है। अब देखो इसमें भी चीजें थोड़ी सी इसकी सब यूनिट्स की क्या होती है। अब देखो इनमें क्या होती है, अब इसमें भी देखोगे ना, तो ये तुम्हारा होता है 40s और ये होता है तुम्हारा 60s। इसका जो स्मॉलर यूनिट होती है, सब यूनिट होती है, उसको होता है तुम्हारा 30s और ये होता है तुम्हारा 40s। ठीक है, नहीं, ये होता है तुम्हारा 50s। ठीक है, क्या होता है 50s। अब तो इसको जोड़ना नहीं है, ये एडिटिव नहीं है। ध्यान रखना कि जो ये चीज है ना, ये एडिटिव नहीं है। ये 80s को जोड़ोगे अब इसको, तो 60 और 40 होता है, यानी 100 हो जाएगा। तो इसको जोड़ना नहीं है, ये ध्यान में रखोगे कि क्या रखोगे, राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों में पाया जाता है। जो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है राइबोसोम वो कौन सा होता है? 70s होता है। जो यूकैरियोट्स में पाया जाता है वो कौन सा होता है? 80s होता है। ठीक है, 80s होता है। उसके बाद जो होता है इनकी सब यूनिट्स होती हैं, दो मैंने बताया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उसमें 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद इसकी सब यूनिट्स होती हैं तो 30s और 50s। ठीक है, 30s और 50s, ये एडिटिव नहीं है, इनको जोड़ना नहीं है कि 50 और 30 कितने हो गए, 80 हो गए तो 80 हो रहा है, ये एडिटिव नहीं है। ठीक है, और ये क्या है, ये इसमें क्या होता है 80s में 60s और 40s। ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखोगे कि 80s जो राइबोसोम है उसकी सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती है? 60 और 40। 60 और 40s जो होती है वो 80 वाले की होती है, और 70 वाले की जो होती है वो क्या होती है? 50 और 30 होता है। तो ध्यान रखोगे, याद रहेगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब आगे आ गया कि नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म, वही जो मैंने बताया, नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो इन 2 सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड आल्सो ऑन द सरफेस ऑफ द RER। और किस पे? सरफेस पे, RER के सरफेस पे भी ये पाया जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। कंफर्म? चलिए अगला क्या है, अगला दे रहा है सेंट्रोसोम। अगला क्या दे रहा है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या हो गया? सेंट्रोसोम जो होता है ना, ये क्या होता है कि यूकैरियोट्स की क्या होती है? विशेषता होती है। प्रोकैरियोट्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम किसकी विशेषता है? ये तुम्हारा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है सेल डिवीजन के लिए। क्या होता है? सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी सेल डिवीजन ये कराता है कौन? सेंट्रोसोम। कंफर्म? इतना कंफर्म हो गया होगा सबको? इतना कंफर्म सब हो गया होगा सबको? अब देखिए क्या होता है कि जो सेल्स होती है ना, हमने अब पहले एक बार उसको देख लेते हैं। क्या क्या हमने समझा सेल के बारे में थोड़ा समझा। सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सेल के अंदर हमने देखा सेल वॉल पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जो होता है जेनेटिक मटेरियल DNA पाया जाता है। इतना हमने समझा पहले। उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जिसको हमने साइटोप्लाज्म बोला। साइटोप्लाज्म को मैंने ये बताया कि ये मेन एरिना होता है किसके लिए? जो भी जो सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए, या फिर कोई केमिकल रिएक्शन होता है कोई सेल को लिविंग बनाए रखने के लिए, तो वो भी कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद हमने देखा कि इस न्यूक्लियस के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ये यूकैरियोट्स में केवल वो जो उनको क्या बोला गया? सेल ऑर्गेनल्स बोला गया। उनमें क्या आता है तुम्हारा? उनमें आता है तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें आती हैं।
इसमें जो डबल मेम्ब्रेनस की बात करोगे तो दो ठो है डबल मेम्ब्रेनस में, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट, बाकी क्या है सिंगल मेम्ब्रेन है। अब एक चीज़ और जान लो, एक वर्ड टर्म जान लो कि क्या होता है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनको वन मेम्ब्रेन बाउंड बोला जाता है, वन मेम्ब्रेन बाउंड बोला जाता है, और उनको क्या बोलते हैं टू मेम्ब्रेन बाउंड बोला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या ये समझा कि राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी यूकैरियोट्स में भी। उसके बाद हमने देखा कि जो साइटोप्लाज्म के अलावा जो साइटोप्लाज्म के अलावा भी जो राइबोसोम होता है वो पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट इन द टर्म ऑफ द प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के केस में इनमें भी क्या पाया जाता है? 70s राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम यहाँ बनाता है 70s 80s। 70s जो होता है प्रोकैरियोट्स में, 80s जो होता है वो किसमें? यूकैरियोट्स में पाया जाता है। जो भी यूकैरियोट्स का होता है 60 और 40s होता है, और इसका कितना होता है? 50 और 30s होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सिडबर्ग यूनिट्स होते हैं, या फिर इनको सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है। अब बात आती है कि जो सेल्स होते हैं ना, वो ऐसा तो है नहीं कि सारे सेल जो होते हैं सिमिलर शेप साइज सब कुछ सेम है, ऐसा तो है नहीं। तो सेल्स जो होते हैं ना वो डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के सब पाए जाते हैं। ठीक है, कोई एक साइज नहीं है, सेल के कई सारे डिफरेंट साइज शेप होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कई डिफरेंट सेल जो शेप एंड साइज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। अब इसमें हमने क्या बताया? सेल शेप के बारे में बताया, यहाँ सेल साइज के बारे में बताया। सेल शेप एंड सेल साइज। तो सेल शेप में हमने एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी दी है उसी एग्जाम्पल को हम लेके चल रहे हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल हम दे नहीं रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो जाएंगे। हर तरह के सेल का देखोगे तो कुछ ना कुछ एक अलग शेप प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी का बताया गया, तो आरबीसी को आप जब देखोगे तो क्या होता है? आरबीसी ऐसे राउंड होता है और बीच में क्या होता है? ऐसे प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर उसको देखोगे ऐसे प्रेजेंट होता है, ऐसे प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है इसका शेप क्या होता है? इसका शेप जो होता है वो क्या होता है? राउंड होता है, और क्या होता है? बाई कॉनकेव। क्या होता है? राउंड एंड बाई कॉनकेव होता है शेप इसका। डब्ल्यूबीसी का देखोगे तो डब्ल्यूबीसी का कैसा होता है? एमोबॉइड, यानी एमोबॉइड स्ट्रक्चर होता है, यानी क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर इसका देखोगे ना, ऐसे कैसे भी स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए क्या करता है एक जब हमारे बॉडी में डिफेंस की बात आती है तो क्या होता है? ये जो हमारे ब्लड वेसल्स है ना उनसे बाहर निकल के आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायपेटेसिस बोलते हैं। डायपेटेसिस के प्रोसेस के थ्रू इस एमोबॉइड स्ट्रक्चर की वजह से ही वो आ जाता है, निकल के बाहर ब्लड वेसल से आ जाता है। वो किस वजह से? एमोबॉइड स्ट्रक्चर है, इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं? डायपेटेसिस बोलते हैं। आगे पढ़ाएंगे उसको। चलिए, कोलमनर एपिथेलियल देखोगे तो कोलमनर एपिथेलियल का देखोगे तो ये कैसा होता है? तुम्हारा लॉन्ग होता है। क्या होता है? लॉन्ग होता है एंड थिन होता है। लॉन्ग होता है और कैसा होता है? थिन होता है, या इसको नैरो बोल सकते हैं, थिन या नैरो बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? थिन या नैरो बोल सकते हो। ठीक है, इसको देखोगे नर्व सेल, ये कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ये क्या होता है? नर्व सेल। नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी में है। ठीक है, ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है, और क्या होता है? लॉन्ग होता है। देखोगे ना नर्व सेल को ऐसे देखोगे तुम लोग, जैसे मान लो कि एनसीईआरटी तो ऐसे बनाई हुई है, फिर इसको ऐसे। आगे जब ह्यूमन फिजियोलॉजी बताऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या होती है? नर्व सेल होती है, न्यूरॉन सेल होती है। ये क्या होती है? ब्रांच्ड होती है और लंबी होती है। ठीक है, अगला ट्रैकिड है। तो ट्रैकिड क्या होता है? इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। कैसा होता है? इलोंगेटेड होता है। मेसोफिल सेल होती है, वो कैसी होती है? ओवल होती है और राउंड एंड ओवल। मेसोफिल सेल कहाँ पाई जाती है? प्लांट जो होती है, प्लांट्स को जब उसका टीएस काट के हम जब देखते हैं तो वहाँ पे मेसोफिल सेल्स पाई जाती है। जो लीफ होती है ना उसमें मेसोफिल सेल पाई जाती है। तो मेसोफिल सेल जो होती है पाई जाती है, उसका शेप कैसा होता है? राउंड एंड ओवल होता है। ठीक है, ये हमने शेप देख लिया आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, कोलमनर एपिथेलियल का, नर्व सेल का, ट्रैकिड का, मेसोफिल सेल का। ठीक है, अब जो देखेंगे हम इसका साइज देख लेते हैं। जब साइज देखेंगे तो इसमें क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? ध्यान रखोगे, क्वेश्चन पूछता है, पीवाईक्यू है, दिमाग में रखोगे कि क्या
स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें एनसीईआरटी ने दो जगह दो चीज़ डिफरेंट कर दी है। इसका जब स्ट्रक्चर वाला पार्ट देखोगे, मैं यहाँ पे कहीं भी आपको फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा। क्या है कि यहाँ पे अब मैं कहीं फ़ोटो लगा के दिखा दूंगा, ठीक है। इस शेप वाला भी एक फ़ोटो मैं लगा दूंगा, ठीक है, और इसके वाला भी फ़ोटो मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो इसमें देखोगे ना, स्मॉलेस्ट सेल यहाँ माइकोप्लाज्मा दिया हुआ है। माइकोप्लाज्मा का इसका जो शेप दिया, साइज दिया हुआ क्या, 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ। क्या हुआ, 0.3 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। लार्जेस्ट सेल में ऑस्ट्रिच एग होता है। ऑस्ट्रिच का एग क्या होता है, लार्जेस्ट होता है, और एक लॉन्गेस्ट होता है। ध्यान रखोगे, लार्जेस्ट क्या है, ऑस्ट्रिच एग है। आर आ रहा है उसमें भी, ऑस्ट्रिच में भी आर आ रहा है, तो दिमाग रखोगे। अच्छा, इसमें ऑस्ट्रिच है लार्जेस्ट और ऑस्ट्रिच, ठीक, ध्यान रखोगे, एग है, ठीक है। उसके बाद इसमें लॉन्गेस्ट में देखोगे तो लॉन्गेस्ट में क्या आता है, न्यूरॉन्स जो होता है वो क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। ह्यूमन आरबीसी का जो साइज होता है वो क्या होता है, 7 माइक्रोमीटर का होता है। जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया का साइज क्या होता है, 3 से लेके क्या होता है, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर होता है। क्या होता है, 3 से लेके 5 माइक्रोमीटर होता है, किसका, बैक्टीरिया का। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। जब इसकी स्ट्रक्चर देखने जाओगे ना, तो यहाँ पे देखो पीपीएलओ जो होता है, इस एक्चुअली पीपीएलओ जो होता है, प्लूरो निमोनिया लाइक जो होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट जो सेल बोलते हैं, स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं, जिनका जो एनसीईआरटी ने साइज दिया है डायग्राम में। तो डायग्राम में जो दिया 0.1 माइक्रोमीटर दिया, क्या हुआ है, 0.1 माइक्रोमीटर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो माइकोप्लाज्मा को ये बोला है। अगर देखो क्वेश्चन में जिस तरीके का, अगर आप ऑप्शनल क्वेश्चन करते हो तो दोनों चीज़ दिमाग में रखोगे। अगर ऑप्शन जिस तरीके से पूछेगा, अगर ऑप्शन में आई थिंक दोनों नहीं देगा, अगर एक कोई देगा तो जो भी देगा आप उसको टिक करोगे, ठीक है। उसी तरीके से बैक्टीरिया वाले में भी थोड़ा सा चीज़ें वो किया हुआ है, बैक्टीरिया वाले में भी किया हुआ है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें भी थोड़ा सा ये चीज़ें वो करके दिखाया हुआ है। बैक्टीरिया में भी टिपिकल बैक्टीरिया का साइज़ यहाँ पे दिया हुआ है 3 से 5, वहाँ दिया हुआ है 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर, 1 से लेके 2 माइक्रोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, टिपिकल बैक्टीरिया का, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको यहाँ डायग्राम शो करा दूंगा, कहीं भी उस चीज़ को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से एनसीईआरटी को लेके चलना है, एनसीईआरटी को समझते हुए चलना है। अब सोचो, अगर तुम ऑप्शनल क्वेश्चन करने जा रहे हो, अगर तुम्हें वो डायग्राम दे दिया और डायग्राम देकर पूछ लिया साइज, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं देखी है तो तुम नहीं कर पाओगे। तो एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ना है, समझ के चलना है, ठीक है। और देखोगे ना, जब थियरी पार्ट में तो माइकोप्लाज्मा को स्मॉलेस्ट दिया हुआ, इसका साइज दिया हुआ 0.3। तो ये बच्चों क्या रहा, ओवरव्यू ऑफ एन सेल, ठीक है, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल रहा। क्या रहा, ओवरव्यू रहा किसका, सेल का, जो एनसीईआरटी 8.3 में दे रही है, वो उसका पूरा ये रहा डिटेल जो लेक्चर था, इतना, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इतना आप लोग कर लो, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं।